हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के स्पेशल सेशन में, जहां हमारा हेलो एल्केन एंड हेलोवेरिन का चैप्टर चल रहा था। देखो बच्चों, आज इसका लेक्चर नंबर 3 रहेगा। अभी तक देखे हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने देखो स्टार्टिंग में हमने आराम से बेसिक देखा था बेसिकली कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन होते क्या है। पहले हमने इनकी बातें करी, इनका हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन देखा है ना, इनका नोमेनक्लेचर भी हमने देखा और साथ में फिर हमने ये भी देखा लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन को कैसे बनाया जाता है, इनके प्रिपरेशन मेथड क्या क्या होते हैं, ये सब भी हमने अच्छे से देखे। फिर थोड़ा सा हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बातें की थी। आज हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे हमारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, यानी हमारे हेलो एल्केन और जो हेलो एरीन्स हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको हर एक चीज को अच्छे से देखना है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, कि हर एक चीज को कवर किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका ऑर्गेनिक में बेसिक अच्छा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप हर एक चीज को बस सुनो और समझो थोड़ा सा। तो बेसिक ऐसी बात है कि बेसिक क्लास में कवर नहीं होता, बेसिक भी क्लास में कवर होता है, पर आप उसे कितना कैच करते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब कैच कर पाओगे उस चीज को आप, जब आप उसको अच्छे से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इट नॉट कि सुना समझा, पर आपको थोड़ा थोड़ा लिखो भी, ठीक है। देखो ध्यान देना, नोट्स बनाना, अच्छे नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैं क्या बोलता हूँ, नोट्स तो आपको अच्छे से मिल ही जाता है, आपको टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर आपको ऑलरेडी पीडीएफ मिल जाती है इस चीज की, है ना, कि जो भी स्लाइड्स होती हैं पीडीएफ को वहां पर मिल ही जाती है। पर आपका काम ये भी रहता है कि आप नोट्स खुद से बनाओ शॉर्ट्स, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आप पढ़ पाओगे और तब कहा जाएगा कि हाँ आपने इफेक्टिव स्टडी करी। देखो ध्यान रखना, इफेक्टिव स्टडी तभी होती है जब आपने क्लास में पढ़ने के बाद खुद से कुछ अपना खुद से किया, यानी कि नोट्स आपको मिल जाते हैं क्लास में, पर अगर आप उससे शॉर्ट नोट्स बना दो तो फिर उसको इफेक्टिव स्टडी में काउंट किया जाता है। ओके, तो ये चीज आपको जरूर करना है, सभी लोग ट्राई करना, शॉर्ट नोट्स बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड साथ में होमवर्क आई होप सभी करते ही होंगे, क्योंकि आपको हर जब भी क्लास आती है, हर क्लास के बाद आपको जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां पर आपको होमवर्क मिल जाता होगा, उसकी लिंक। तो प्लीज सभी लोग होमवर्क जरूर अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि वहां से आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो एक आपको आइडिया भी मिल जाता है। तो काफी अच्छा रहेगा कि आप ये कुछ 2-3 बातों का जरूर ध्यान रखना। एंड कुछ और भी जो गाइडेंस है वो आपको क्लास के साथ ही देता रहूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, तो इन सब की चिंता मत करना, ठीक है। बस आराम से होमवर्क करना। एंड इंस्टाग्राम आईडी आपके पास है ही, तो वहां भी मेरे से डाउट पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट डाल दिया करो, तो मैं वहां पे भी आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड होमवर्क एंड जो मैंने चीजें बताई वो सभी आपको अच्छे से करना ही करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन से। देखो वैसे आज मैं आपको बता दूं, आज हम करेंगे हेलो एल्केन्स के लिए, ठीक है। हम एक एक करके बात करेंगे। पहले आज हम किसकी बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। आज हम किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। और यहाँ पर हम मेनली 3 जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी आज हम बात करने वाले हैं। कौन कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स। तो इन 3 जो रिएक्शंस हैं इनकी हम बात करेंगे मेनली। ओके, तो आपको ये तो पता ही, देखो हेलो एल्केन्स की अगर बात करें, थोड़ा सा रिवीजन चलो मैं करवा देता हूँ, छोटा सा रिवीजन। आपको पता है हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन होता है कि जो भी मेरा अल्काइल ग्रुप है, आर क्या होता है, आर बेसिकली अल्काइल ग्रुप को शो करता है, और इसके साथ कोई भी हेलोजन एक्स जुड़ जाता है तो ये मेरा क्या है, हेलो एल्केन होता है, ये हम जानते हैं ना। यहाँ पर मैं क्या पता, आर क्या है मेरा अल्काइल ग्रुप, है ना, और एक्स क्या है मेरा हेलोजन। और जहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे, ज्यादातर जो आपको हेलोजन देखने को मिलेंगे ना, या तो वो होगा क्लोरीन या फिर होगा ब्रोमीन। ध्यान रखना, मोस्टली जो हेलोजन जो चलते हैं वो या तो क्लोरीन या फिर मेरा ब्रोमीन होता है। ऐसा क्यों होगा, ये चीज इसलिए रहती है कि देखो आयोडीन अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा लाइक धीरे धीरे रिएक्ट करता है, और फ्लोरीन के केस में बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्टिविटी हो जाती है, तो ऑब्जर्वेशन दोनों में ही देखने को नहीं मिल पाती। लेकिन क्लोरीन या ब्रोमीन के केस में आपको अच्छी ऑब्जर्वेशन देखने को मिल जाती है जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो। इससे ज्यादातर क्लोरीन या ब्रोमीन के जो आपके कंपाउंड्स है वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। और ये मैंने आपको जब हेलो एल्केन हम बना रहे थे तभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि हेलो एल्केन में देखोगे तो क्लोरीन या ब्रोमीन के जो हेलाइड्स होते हैं, जो अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड है, वो इजिली क्यों बनते हैं, क्योंकि वहां पर ये एक सही तरीके से जब इनका एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो एक ऑब्जर्वेबल टाइम में आप अच्छा ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। तो ये चीज यहाँ देखने को मिलती है। फ्लोरीन बहुत ही फास्ट और आयोडीन बहुत ही स्लो करेगा रिएक्शन, जिस वजह से क्या है, रिएक्शन आपको लाइक ऑब्जर्व करने में या तो बहुत टाइम लग जाएगा, या ऑब्जर्व करने जितना टाइम ही नहीं मिलता। तो इसलिए ये तो ना बीच के टाइम देते हैं, तो आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ रिएक्शन हो रही है, आपको क्लियरली दिखेगा कि ऐसे ऐसे रिएक्शन हुई है, ये चेंज हो रहा है, वो सबको देखने को मिलता है। तो मोस्टली आपके क्लोरो या क्लोरीन या ब्रोमीन जो आपके हेलाइड्स हैं वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ओके, और हम इनकी बात भी करेंगे, तो हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक की, एलिमिनेशन की और रिएक्शन विद मेटल्स की, कि कौन कौन से रिएक्शन बेसिकली शो करते हैं। ओके, तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले से। सबसे पहला कौन सा है मेरा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वैसे आपको बता दूं, बोर्ड के हिसाब से अगर देखते हो तो बोर्ड के हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और बोर्ड में अभी बता देता हूं
कि ऑलमोस्ट हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, गारंटीड क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ये बोर्ड के हिसाब से अगर देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ से भी इस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो इस पॉइंट से बहुत अच्छे बनते हैं। ये हो गया, या आपका जो आगे जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वहाँ से, स्पेशली 2 ऐसे रिएक्शंस हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको जेईई नीट में बहुत अच्छे क्वेश्चन दिलवाते हैं। एंड इसके बाद बोर्ड्स में देखें तो ये टॉपिक स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको बहुत ध्यान से सुनना समझना है। देखो पहले हम थोड़ा सा बेसिक दिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड लिख रहे हैं, पहले कुछ वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे कि आपका एक वर्ड लिख रहा है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, एक वर्ड होता है कि आप मेरे पास न्यूक्लियोफाइल, और एक वर्ड होता है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स बस आपको थोड़े से पता होने चाहिए। क्या होता है आपके पास, देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस को जो चाहने वाला। मीनिंग क्या होता है न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफिलिक, यानी न्यूक्लियस लवर। और न्यूक्लियस लवर क्या होता है, जिसपे क्या है पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि देखो न्यूक्लियस पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। ठीक है, और इसी तरीके से इलेक्ट्रोफाइल है जिसको इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जिसको नेगेटिव चार्ज चाहिए वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आने वाला है, तो कौन कौन होगा, तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली कौन होंगे, जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ये न्यूक्लियस फाइल पे देखें तो कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होकर पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। यानी कि बात करें मेरे जो न्यूक्लियोफाइल है वो जनरली कौन से होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जो नेगेटिव चार्ज जो स्पीसीज होती हैं वो क्या होती है, मेरी न्यूक्लियोफाइल होती है। या फिर जिनके पास क्या हो, जिनके पास लोन पेयर होता है, वो जो स्पीसीज होती हैं उन पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज रहता है और वो पॉजिटिव चार्ज को चाहेंगी, इसलिए उनको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हो, इलेक्ट्रोफाइल कहते हो कि ऐसी स्पीसीज जिन पे क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन को चाहे। इलेक्ट्रॉन कौन चाहेगा, जिसपे खुद पे पॉजिटिव चार्ज हो। यानी हमारे पास कौन सी जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो होती हैं वो बेसिकली क्या होती है मेरी, वो बेसिकली मेरी होती है इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। ठीक है, ये बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, और कुछ ध्यान रखना। तो अब देखो सिंपल बात है, अगर मैं बात करूं मेरे पास एल्केल हैलाइड, अब जैसे देखो अब इसी के बेसिस पे देखो हम एक ही बार में टॉपिक पूरा समझ जाते हैं, एक ही बार में आप सारी रिएक्शन समझ जाओगे। रिएक्शन देखो क्या है, बहुत ही सिंपल बात है। देखो मेरे पास क्या है, रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। असल में मेरे एल्केल हैलाइड में पता है क्या होता है, एल्केल हैलाइड में देखो क्या है मेरे पास, एल्काइल हैलाइड है ना। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन करने वाली चीज कौन है, रिएक्शन करेगा मेरा हैलोजन, है ना। अब होता है क्या है कि देखो हैलोजन आप जानते हो कि इन पे क्या रहता है, इन पे जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब अगर हो ये कि एक दूसरा नेगेटिव चार्ज की कोई स्पीसीज आए, जैसे कि आपका NU-, जो मेरा न्यूक्लियोफाइल का सिंबल होता है जिसपे क्या है नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज अगर इसके कांटेक्ट में आती है तो पता है क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये इस हैलोजन को हटा देता है और खुद आकर के बैठ जाता है। यानी क्या होता है यहाँ पे R के साथ तो NU आकर के बन जाता है और हैलोजन माइनस मेरा अलग हो जाता है। अब हुआ क्या, हुआ यहाँ पर ये देखो, अब देखो जैसा नाम वैसा काम हो रहा है। रिएक्शन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का आना, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा जो है वो हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जो रिएक्शन कहलाई गई उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान देना, न्यूक्लियोफिलिक वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है, क्योंकि हैलोजन भी तो न्यूक्लियोफाइल हो गया ना, इस पे भी तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पे भी क्या नेगेटिव और इस पे भी नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो दो न्यूक्लियोफाइल जब एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मैं बता दूं आपके जो हैलो एल्केन्स होते हैं उनकी मेन प्रिंसिपल रिएक्शन होती है जो वो हमेशा शो करते हैं। तो ध्यान रखना ये क्या है, ये रिएक्शन स्पेशली किसके लिए कैरेक्टराइज की गई है, ये कैरेक्टराइज करती है मेरे हैलो एल्केन्स को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स। देखो ध्यान रखना, हैलो एल्केन्स के लिए होती है स्पेशली। ठीक है, हैलो एल्केन्स देखें तो वो मेनली तौर पे देखा जाएगा तो इस रिएक्शन को वो शो करते ही करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखा है मैं आपको बता दूं, ये आपके स्पेशली नीट में ऐसा क्वेश्चन आया था कि हैलो एल्केन्स की मेन रिएक्शन कौन सी होती है जो वो शो करते ही करते हैं, वो थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ये चीज यहाँ पर आती है। तो कुछ एग्जांपल से हम देखेंगे कि कैसे कैसे बेसिकली एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा और क्या बेसिकली प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो देखो अगर हम बात करें हमारे पास जैसे कि देखो, जैसे कि आप देखो इस टेबल से देखेंगे, इस टेबल में देखो ऑलमोस्ट बहुत सारे आपको अलग एल्काइल हैलाइड्स के साथ अलग अलग रिएजेंट की रिएक्शन करवाई गई है, और जिसके बेसिस पे हम देखने वाले हैं कि बेसिकली किस तरीके से हमारे पास रिएक्शन होती है एग्जैक्टली। ठीक है, तो देखो जैसे क्या है मेरे
मेरे पास वो क्या क्या दिया, मुझे दिया हुआ है NaOH H2, बहुत सारे यहाँ पे रिएजेंट दिए हुए है ना। अब तो ये रिएजेंट क्या है, इनके पास क्या न्यूक्लियोफाइल आपको पहचानना आना चाहिए। सारा काम क्या है, रिएजेंट के अंदर न्यूक्लियोफाइल पहचानना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने वाला है। यानी कि देखो जैसे कि अगर बात करें मेरे पास, जैसे मेरे पास क्या NaOH है ना, अब NaOH हो या KOH, आपको पता है कि भाई सोडियम पे तो रहता है पॉजिटिव और OH पे रहता है नेगेटिव, इसी तरह पोटेशियम है पॉजिटिव और OH पे रहता है नेगेटिव। तो आपको बस ये पहचानना है कि बेसिकली न्यूक्लियोफाइल मेरा कौन सा है, क्योंकि वही रिएक्शन करने वाला है। तो सिंपल बात है, जिसपे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और दूसरा वाला जिसपे पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रोफाइल है, उसका कोई रोल नहीं रहेगा, लेकिन अपने न्यूक्लियोफाइल का रोल है। तो क्या होगा, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा मेरा, देखो OH माइनस आयन, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, OH माइनस आयन लिखा हुआ है, ठीक है। वाटर के किसमें आपको पता है, वाटर में आप जानते हो कि ऑक्सीजन पे लॉन पेयर होता है, तो मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा मेरा, जिसपे लॉन पेयर हो। तो वाटर क्या है, देखो मेरा आ गया यहाँ पे, है ना। इसी तरीके से NaOR हो गया, जैसे मतलब सोडियम आयोडाइड, आपको याद है ना कौन सी रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड का यूज किया था हमने, जब आप क्लोरो एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे करवा रहे हो, सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो आपको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, फिल्केंस्टाइन, जो फिल्केंस्टीन रिएक्शन थी उसके द्वारा। वहां पर क्या था कि एक हैलोजन ने दूसरे हैलोजन को सब्स्टिट्यूट किया, तो हैलोजन हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा तो भी वही बात होगी ना, न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, बात तो एक ही है। जैसे कि सोडियम आयोडाइड में क्या है, आयोडाइड आयन मेरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होता है, तो वो डायरेक्टली आ गया, ये लॉन पेयर हो गए। यहाँ पर देखो साइनाइड आ गया, AgCN हो गया, ये सभी क्या है मेरे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। इन पे क्या, या तो इनमें नेगेटिव चार्ज होगा या फिर इनके पास लॉन पेयर होगा, जो हमारे क्लोरीन या ब्रोमीन या किसी दूसरे हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। जैसे कि देखो एक सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लो एक सिंपल रिएक्शन मैं लिखता हूँ आपसे, मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास क्या, आपके पास मैं दे रहा हूँ CH3 CH2 और आपको Cl, तो क्लोरो मैंने आपको क्या, क्लोरो एथेन ले लिया, और इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ NaOH के साथ, NaOH के साथ, ठीक है, मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होगा, हमें पता है कि देखो मेरे पास इस पे क्या है पॉजिटिव, इस पर है नेगेटिव, और इस पर मेरा नेगेटिव है, और इस पे रिलेटिव क्या है पॉजिटिव होगा। तो कुछ नहीं करना, बस आपको एक्सचेंज करना है। सब्स्टिट्यूशन कैसे कराओगे कि आपका एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। यानी क्या बनेगा, यानी यहाँ पर ये होगा कि मेरा जो OH होगा वो तो आएगा, वो इस क्लोरीन को अटैक करेगा और इसको तो हटा देगा, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा मेरा, तो पहला तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3 CH2OH, यानी क्या बन गया, ये आपका बन गया एल्कोहल। ये क्या आपका बेसिकली एल्कोहल होता है, ठीक है, जिसमें OH ग्रुप जुड़ा होता है उसको एल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। ये हम आगे भी देखेंगे। और क्लोरीन क्या करेगा, अब भाई इसका क्या होगा, सिंपल बात है, ये निकल गया तो भाई ये इस पे नेगेटिव, सोडियम में पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, साथ में आपके साइड प्रोडक्ट क्या बना देंगे, आपका NaCl, यानी आपका नमक आपका अलग बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेसिकली रिएक्शन हो रही है, बस आपको सब्स्टिट्यूशन करवाना है। एक न्यूक्लियोफाइल को देखना पड़ेगा, जो भी रिएजेंट दिया बस उसमें न्यूक्लियोफाइल देखना आना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल दिख गया तुरंत बस सब्स्टिट्यूशन करवा दो, ऑटोमेटिक आपका आंसर बन जाएगा इस तरीके से, ओके। एक और चाहो तो और एग्जांपल भी आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई दूसरा ले लेता हूँ, मान लो मैं कहता हूँ क्या, KCl, चलो मान लो मैं KCl ले लेता हूँ, ठीक है। या KCl नहीं लेते, चलो हम किसी और को लेते हैं, हम मान लो लेते हैं NaI का, तो आपको पता ही है, या आपको ले लो आप NaOR, इसको ले लेते चलो। जैसे मानो मैंने ये ले लिया, ठीक है, मैंने लिया क्या, सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है। और जब इसकी रिएक्शन ऐसे करवाएंगे, वही वाली बात है, चाहे कुछ भी दे दिया जाए, कोई भी आपको रिएजेंट दे दिया जाए, बस आपको उसमें न्यूक्लियोफाइल छांटना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या, ब्रोमीन पे नेगेटिव होगा, और यहाँ पर क्या है, देखो सिंपल बात है, सोडियम पे पॉजिटिव है, तो रेस्ट जो ये पार्ट बचा है ये पूरा क्या हो जाएगा मेरा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। बस आप ऐसे भी कर लो, देखो दोनों तरीके से कर लो, या तो पॉजिटिव चार्ज देखना आ जाए, तो पॉजिटिव जिसको आ जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो अलग है, वो इलेक्ट्रोफाइल है। उसके अलावा रेस्ट जो भी बच गया वो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, न्यूक्लियोफाइल में काउंट किया जाएगा, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और सिंपल बात है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता भी है, तो क्या होगा, ये इधर आएगा और ब्रोमीन क्या करेगा, वो सोडियम से रिएक्ट करके अलग हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन होगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और O और CH3 ऑर्डर से जोड़ देना, और प्लस क्या बन जाएगा आपको, NaBr आपका अलग बेसिकली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेसिकली आपकी रिएक्शन होने वाली है। तो आपने देखा ना, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखना, हर चीज का एक मीनिंग होता है, इट नॉट जस्ट की केमिस्ट्री में वर्ड रैंडम आते हैं, ऐसा कभी नहीं होता, हर चीज का मीनिंग आएगा। तो आपने क्लियरली देखा ना कि जो वर्ड, जो रिएक्शन का नाम है वो प्रॉपरली रिएक्शन को शो कर रहा है कि एग्जैक्टली होने क्या वाला और कैसे होने वाला है। कैसे होने वाला, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपके पास जो ब्रोमीन है, जो आपके हैलोजेंस होते हैं
वो ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल होते ही हैं। जो हमने बेसिक में आपको बता नहीं रहा, जिसके भी नेगेटिव हो, जिसपे लॉन पेयर आ जाए, वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। और जिसपे पॉजिटिव हो वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा और रेस्ट जो पॉजिटिव पार्ट है वो अपने बचे हुए नेगेटिव पार्ट से रिएक्ट करके अलग अपना साइड प्रोडक्ट अपना अलग अलग बनाता है। जैसे NaCl NaBr क्या मेरे साइड प्रोडक्ट बन गए, जो मेन प्रोडक्ट के साथ बनते हैं उनको साइड प्रोडक्ट कहा जाता है। और ये क्या मेरा मेन प्रोडक्ट जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये बेसिकली बात है। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो एक छोटा सा बात आता है। अब देखो इसमें अगर देखो तो अगर मैं नोटिस किया हो तो यहाँ से आपके बोर्ड्स में भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन बनता है। जब आपको 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, देखो जैसे KCN है और AgCN, देखो जब इन्होंने रिएक्शन किया तो देखो यहाँ पर क्या न्यूक्लियोफाइल देखो अलग अलग लिखा हुआ है। ध्यान दे रहे हो कि दोनों में क्या CN तो कॉमन आपको दिख रहा है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल अलग अलग है। और ऐसे में देखो जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो RCN और यहाँ RNC बन रहा है, यानी अलग अलग प्रोडक्ट। यानी एक तरफ से क्या बना मेरा, यह साइनाइड, ये क्या मेरा, इसका नाम है साइनाइड, और एक तरफ क्या बन रहा है मेरा, आइसोसाइनाइड बन रहा है। यानी आपने देखा कि एक तरफ अगर मैं KCN लेता हूँ और AgCN लेता हूँ तो मुझे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये चीज थोड़ा समझने की जो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, क्वेश्चन वैसे यही रहता है कि जब आपके एल्काइल हैलाइड KCN या AgCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो वह अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। एक तरफ बनता है साइनाइड, एक तरफ बनता है आइसोसाइनाइड। तो इसका रीजन क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। एंड इसके अलावा रिएक्शन दे दी जाए तो रिएक्शन भी आपसे पूछी जा सकती है कि आपको फाइनल प्रोडक्ट आप क्या बनाते हो, साइनाइड क्या आइसोसाइनाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो थोड़ा समझो, देखो बात क्या है। देखो आपके पास एक वर्ड आता है जिसको बोला था एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब इस वर्ड को सीखने का आपका थोड़ा सा टाइम आ गया कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। सिंपल न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल तो आप जान चुके हो। अब एक वर्ड होता है जिसको बोलता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या होता है ये समझो। देखो ये क्या होता है बेसिकली आपके पास कि जैसे कि आपका जो साइनाइड है, देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन पे होता है जो है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन पे क्या होता है, लॉन पेयर होता है। यानी अगर देखो तो इसके पास क्या है, एक साथ दो ऐसी जगह आ गई, दो ऐसी पोजीशन आ गई जहां से ये बॉन्ड बना सकता है ना। यानी अगर मान लो अगर आपका जैसे न्यूक्लियोफाइल एक वर्क है तो न्यूक्लियोफाइल देखो कार्बन की तरफ से भी वर्क कर सकता है और नाइट्रोजन के पास क्योंकि लॉन पेयर है तो इसकी तरफ से भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो कर सकता है। यानी ऐसे आपके पास न्यूक्लियोफाइल जिसपे एक से ज्यादा आपके पास पोजीशन या आपके पास आ जाती है जिसकी मदद से क्या बॉन्ड बन सकता है, तो वो आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो तो जैसे साइनाइड हो गया या फिर आपका क्या होगा NO2, ये भी होता है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन भी कर सकता है और ऑक्सीजन पे क्या है वो भी कर सकता है, उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो जिस वजह से मतलब इन दोनों की मदद से क्या है आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसे साइड्स आ गए जिनकी मदद से क्या है ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर को शो कर सकता है। तो ये ऐसे जो आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनको आप एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हो, ठीक है, ये चीज है। और इनके केस में क्या आपको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा, जैसे कि देखो हमने क्या बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे पास मैंने लिया RC। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपली, जैसे कि मान लो हम क्या बोल रहे हैं, मैं ले रहा हूँ CH3 CH2 और Cl और इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं एक तरफ तो KCN के साथ, ठीक है, और एक तरफ मैं क्या ले रहा हूँ, एक तरफ मैं ले रहा हूँ CH3 CH2 Cl और रिएक्शन कैसे करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ AgCN के साथ। और मैं बोलूँ क्या आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो देखो ध्यान दो यहाँ पे क्या हमारे पास जब KCN के साथ करते हो तो क्या बनता है आपका RCN बनता है। पता है क्यों, इसका रीजन समझो। इसका रीजन ये देखो क्योंकि देखो KCN क्या है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। KCN क्या है, ये मेरा एक आयोनिक कंपाउंड है। बहुत देखना बहुत डीप कॉन्सेप्ट आ रहा है। और AgCN क्या है, ये है मेरा कोवलेंट कंपाउंड। ये क्या है मेरा कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, ये चीज आती है। अब देखो अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो पोटेशियम पे आएगा क्लियरली पॉजिटिव और साइनाइड में कार्बन पे नेगेटिव आता है, ओके, ये चीज आती है। क्योंकि नाइट्रोजन पे तो लॉन पेयर है ना, नाइट्रोजन पे तो क्या है लॉन पेयर, तो नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन के पास आ रखा है, तो कार्बन की तरफ से जुड़ेगा। यानी कि मेरे पास क्या बनेगा, तो यहाँ पर ये बनेगा कि आपका CH3 CH2 और Cn बनेगा। यानी आपका जो साइनाइड बनता है बेसिकली आपका एल्काइल साइनाइड या नाइट्राइल, ये जो प्रोडक्ट बनता है आपका फाइनली ये आपका एक आयनिक कंपाउंड के हिसाब से बन रहा है। क्योंकि KCN क्या है मेरा आयनिक, तो आयनिक के केस में तो आपको इस टाइप से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है, ओके। लेकिन AgCN में क्या है मेरा, ये AgCN एक कोवलेंट है। यानी कि नाइट्रोजन जो है अपने लॉन पेयर की मदद से क्या है यहाँ पर अपना बॉन्ड बनाना चाहेगा और ऐसे में क्या बनेगा, ऐसे में बनता है आपका CH3 CH2 और आपका NC,
जो कि क्या है आपका आइसोसाइनाइड। ओके, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि KCl केस में आपका साइनाइड क्यों बना, क्योंकि ये आयनिक नेचर का था एंड वहां पे कार्बन पे नेगेटिव था। अब देख सकते हैं क्लियरली कार्बन पे नेगेटिव है, लेकिन अगर आपका नाइट्रोजन की तरफ से होगा तो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर और उस पर क्या है, तो वो क्या है कोवलेंट कैरेक्टर रखेगा और ऐसे कंडीशन आपका आइसोसाइनाइड बनता है। और यही सेम बात मेरे KNO2 और AgNO2 में भी अपने को देखने को मिलती है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या है मेरे पास दो अपने पास ऑप्शन आते हैं। वही वाली बात पोटेशियम पे क्या है, पोटेशियम आपका जो बनाएगा KNO2 ये आपका आयनिक कंपाउंड है और AgNO2 क्या है आपका एक कोवलेंट कंपाउंड। तो जब पोटेशियम के केस में जब रिएक्शन होगी यानी KNO2 जब रिएक्शन करेगा तो वो आपका क्या बनाएगा, तो आपका ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्डिंग होगी क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव था। ठीक है, तो ये चीज बनेगी। ओके, एंड अगर बात करें जब यहाँ पर AgNO2 होगा तो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, उस तरफ से बॉन्डिंग होगा तो क्या बनेगा आपका RN2 बनेगा। यानी कि इसमें लिखना चाहूं तो हम प्रॉपर्ली लिख के कर सकते हैं। यानी कि अगर देखो सिंपल बात है, यानी अगर मैं बात करूं ऐसे सेम KNO2 एंड आपका क्या है AgNO2 में, तो KNO2 क्या है मेरा, ये तो मेरा आयोनिक है, ये तो क्या है मेरा आयोनिक और ये क्या है मेरा कोवलेंट। ठीक है, तो जब इनकी रिएक्शन होने वाली है किसके साथ मेरे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ CH3 CH2 और आपका Br, इसके साथ मतलब रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या बनेगा, तो दोनों में देखो अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। कैसे, देखो एक ही चार्ट में फ्लो चार्ट में समझो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। देखो क्या आपके पास ये अगर आयनिक है, ठीक है, तो देखो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रहता है, जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन पे क्या रहता है लॉन पे रहता है। तो आयने में क्या होगा, ऑक्सीजन की तरफ से जोड़ा जाएगा, क्या बनेगा आपके पास, तो ऑक्सीजन की तरफ से अगर आप जोड़ते हो तो क्या बनेगा, तो CH3। देखो ध्यान देना ऊपर वाला ऊपर है, नीचे वाला नीचे बना, ठीक है, तो ध्यान देना। तो KNO2 के केस में क्या बनेगा मेरा CH3 CH2 और ONO, ये बेसिकली बनेगा। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, कोवलेंट है मतलब नाइट्रोजन के लॉन पेयर यूज में आने वाले हैं, यानी क्या बनेगा आपका CH3 और CH2 और आपका NO2, यानी यहाँ पर क्या बना नाइट्रो एल्कीन और वहां मिला नाइट्राइटो एल्कीन। दोनों ही चीजें जो है अलग अलग होती हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो आपके अलग अलग बनते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बात है। ओके, एंड बाकी समय आप देख सकते हो, बस आपको कुछ नहीं करना और मैं सब कुछ सिंपल है, बस आपको स्पेशली इन दो केस में ध्यान रखना पड़ा। क्यों ध्यान रखना पड़ा, क्योंकि ये आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जहां पर एक से ज्यादा पोजिशन होती है, न्यूक्लियोफाइल की साइड्स होती हैं जहां से वो रिएक्शन कर सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आयनिक नेचर है कि आपका कोवलेंट नेचर है। तो ये एक थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट और यहाँ से आपके बोर्ड में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो ध्यान रखना, ये पार्ट आपको स्पेशली ध्यान रखना है। देखो स्टार्टिंग में इतना अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब देखो अब ये बात तो यहाँ पर आती है, अब आपके पास आता है एक चीज और भी, क्या अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म की। ध्यान रखना आपके बोर्ड्स में अगर देखें ना या आपके 12th क्लास में अगर देखें तो स्पेशली मैकेनिज्म का बहुत रोल रहेगा, क्योंकि मैकेनिज्म जो है यहाँ से काफी अच्छी बनती है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे दो मैकेनिज्म जो आप फॉलो करते हो, कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक तो होती है कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक तो ये रहती है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मैकेनिज्म है। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, सेकंड वाला आपके पास होता है कौन सा, सेकंड ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि जिसको आप SN1 और इसको SN2 के नाम से भी जानते हो। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, तो SN1 और SN2 की अब हम बात करने वाले हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इनका डिफरेंस आपके बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ से आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो दो कैटेगरी में आती है, दो टाइप का मैकेनिज्म वो फॉलो कर सकती है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। तो क्या क्या इनकी मैकेनिज्म होती है, अब इसके बाद थोड़ा समझेंगे कि एक्जैक्टली रिएक्शन कैसे होती है। क्योंकि देखो मैकेनिज्म हमें क्या बताता है, मैकेनिज्म बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई रिएक्शन होने वाली है तो कैसे कैसे होती है, कितने स्टेप में होती है, किस तरीके से मेरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने वाला है, क्या आगे प्रोसेस होने वाला है, कैसे मेरा फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड हो रहा है, ये सब कुछ आप मैकेनिज्म की मदद से सीखते हो। और यहाँ पर देखो दो मैकेनिज्म जो सजेस्ट किए जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। ठीक है, जिसको SN1 यानी कि आपका ऑर्डर हो गया, यहाँ पे सेकंड वाला सेकंड ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, ये चीज है। ओके, तो एक एक करके हम दोनों की ही बात करेंगे। ठीक है, पहले हम किसकी बात करेंगे, पहले हम करेंगे हमारी किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की, यानी कि अपना SN1 टाइप रिएक्शन की अब हम बात करने वाले। ठीक है, अब इसका बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से सुनना है कि मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से देखो, अगर देखो मैं आपको क्या बोला, सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे कि क्या है मेरे पास CH3 CH2 और Cl है। ठीक है,
अब देखो मैं कह रहा हूँ कि यार इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको करवानी है, तो आपको पता है रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये तो मैं पता चली क्या कि मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो आएगा और बस क्लोरीन को हटाएगा, खुद आकर के इसी के बैठ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। अब देखो ये कैसे हो सकता है, इसका एक तरीका पता है क्या है, एक तरीका ये हो सकता है कि पहले तो क्या हो कि ये बॉन्ड टूट जाए और उसके बाद क्या है मेरा न्यूक्लियोफाइल आए, ये एक पॉसिबिलिटी है। यानी अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कैसे होगा, तो यही होना चाहिए ना कि एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि पहले क्या है कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है पहले टूट जाए एंड उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा और यानी पॉजिटिव चार्ज दे देगा और उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल जिसमें नेगेटिव चार्ज था वो इजीली इस पर अटैक कर ले और जिससे क्या मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है और ये जो पॉसिबिलिटी है ये मेरी SN1 में बताई गई है। यानी यहाँ पर क्या होता है SN1 के अंदर, SN1 में कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ना, पहले क्या होता है 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि आपके पास जो भी आपका एल्काइल हैलाइड है उसमें कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड पहले ब्रेक होता है और ऐसे में क्या बनता है आपके पास, ऐसे में आपका बन जाएगा CH3, CH2 पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा एंड प्लस मेरा क्लोरीन माइनस चार्ज आपका अलग हो जाता है और यहाँ पर क्या बन गया मेरा कार्बोकेटायन, यहाँ पर क्या है मेरा कार्बोकेटायन बेसिकली बन जाता है। ठीक है, ये चीज बेसिकली बनती है। पहले स्टेप में ये होता है और सेकंड स्टेप में क्या होता है, अब देखो कार्बोकेटायन जब बन जाता है तो सेकंड स्टेप में ये होता है कि हमारे पास अब जो कार्बोकेटायन है इस पर क्या करेगा, इस पे आएगा मेरा न्यूक्लियोफाइल, अब वो इस पे आराम से अटैक कर सकता है क्योंकि देखो सिंपल बात है, इस पे पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना कोई हेलोजन कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये आराम से अट्रैक्ट होगा यहाँ पे और क्या बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका CH3 CH2 और आपका NU बन जाएगा और इस तरीके से क्या है आपका फाइनली रिएक्शन होती है। तो एक मैकेनिज्म में ये शो करती है SN1 कि पहले क्या होने वाला है, पहले आप करो बॉन्ड ब्रेक, ठीक है, पहले कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करो जिससे कि आपका कार्बोकेटायन बनेगा और फिर वो कार्बोकेटायन बाद में मेरे न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा आराम से एंड देन क्या बन जाएगा मेरा फाइनल प्रोडक्ट बेसिकली बन जाता है। ठीक है, ये चीज आती है। तो ये क्या आपका, ये आपका एक मैकेनिज्म है। तो इसने क्या शो किया, इसने मुझे बताया कि आपकी जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होने वाली है। पहले स्टेप में आपका कार्बोकेटायन बनेगा क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होता है एंड सेकंड स्टेप में आपके बॉन्ड अगेन बनते हैं जिससे कि आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका बेसिकली बन जाता है। तो इस तरीके से क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ एंड न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, आपको क्लियर दिखा ना, ये न्यूक्लियोफाइल अलग गया और ये न्यूक्लियोफाइल आके बैठ गया। तो इस तरीके से क्या है बेसिकली रिएक्शन हुई होगी, ऐसा सजेस्ट किया जाता है। ये आपकी फर्स्ट मैकेनिज्म है, ठीक है, जो आपको शो करके दिखाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी है। क्या, देखो ध्यान रखना, पहली बात तो जो पहला जो स्टेप होता है ना, फर्स्ट स्टेप वो आपका स्लो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या आपका स्लो स्टेप होता है बेसिकली, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है लगातार, तो बॉन्ड ब्रेक करने में क्या टाइम लग सकता है, इसलिए पहला स्टेप जब वो स्लो स्टेप माना जाता है। पर सेकंड स्टेप में क्या है, देखो सेकंड स्टेप बहुत सिंपल है, कैटायन और एनायन के बीच में बस अट्रैक्शन होना है और तुरंत आपका जो है आपका कंपाउंड बनना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको पता है वैसे भी कि अगर जो अपोजिट चार्ज है वो बहुत जल्दी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो मतलब एनायंस मतलब जो आयंस है यानी कैटायन और एनायंस, ये क्या है बेसिकली आपके आयंस। और आपको पता होगा जो आयंस के बीच में जब भी रिएक्शन होती है ना वो हमेशा बहुत ही फास्ट होती है, तो सेकंड स्टेप जो है ना वो आपका फास्ट स्टेप होता है। ओके, ये कुछ बात है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जरूर ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान समझना। ठीक है, तो पहला स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप क्या आपका फास्ट होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो अगर मैं इसमें कुछ बातें लिखूं इसके लिए, तो SN1 के लिए अगर कुछ बातें जो आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्या पहली बात तो है कि यहाँ पर मेरे पास अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट कौन बना, इंटरमीडिएट क्या होता है, तो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ इंटरमीडिएट, ये शायद आपको पता होगा मे बी, पर नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सुनते रहोगे तो पता चल जाएगा। इंटरमीडिएट ये क्या होता है, ये बेसिकली ऐसा आपका आयन या ऐसा कोई भी कंपाउंड जो किसी रिएक्शन के बीच में बनता है वो इंटरमीडिएट कहलाता है। ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट के जो बीच में बने। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, जैसे आप मूवी देखने जाते हो बीच में इंटरवल आता है ना, ठीक है, सेम वैसे कि पहले मूवी चल रही थी बीच में तरह से इंटरवल डाल देते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट को शो करते हैं, है ना, तो वो जो इंटरवल जो आता है बीच का उसको इंटरवल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बीच में बनता है। सेम उसी तरीके से इंटरमीडिएट यानी बीच में बनने वाले कंपाउंड, यानी कि जैसे आप बात करो यहाँ पे आपसे पूछूं कि भाई आपके पास देखो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो अगर चाहते तो 1 स्टेप में भी हो सकती थी लेकिन इसको 2 स्टेप में करवाया, तो ऐसे में क्या होगा, पहले ही बीच में एक कंपाउंड बना, क्या बना मेरा कार्बोकेटायन। यानी अगर पूछो कार्बोकेटायन क्या है मेरे पास, अभी कार्बोकेटायन मेरा यहाँ पे इंटरमीडिएट कहलाया जाएगा, यानी कि मेरा यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन है, मेरा कार्बोकेटायन। इंटरमीडिएट क्या है मेरा, कार्बोकेटायन, ये बेसिकली मेरा इंटरमीडिएट के तौर पे यहाँ पे बेसिकली बनता है। पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा देखो आपको क्या ध्यान देने की चीज है, यहाँ पे एक बार ध्यान रखना कि देखो
अब देखो मेरे पास जो एल्काइल हैलाइड है वो अलग अलग टाइप के बेसिकली यहाँ पे हो सकते हैं, है ना। यानी मेरा एल्काइल हैलाइड देखो क्या है, अगर मैं एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर अगर पूछूं कि कौन से एल्काइल हैलाइड फास्ट रिएक्शन करेंगे, कौन से एल्काइल स्लो रिएक्शन करेंगे, तो ये बोला जाता है कि देखो आपके पास नॉर्मली 3 टाइप के एल्काइल होंगे, या तो होगा आपके पास 1 डिग्री, या फिर आपके पास होगा 2 डिग्री, या फिर आपके पास 3 डिग्री। अगर मैं एल्काइल हैलाइड का जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था तो हमने इसकी बातें करी थी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री आपके एल्काइल हैलाइड होते हैं। अब देखो सिंपल बात है, जब आपके एल्काइल हैलाइड आपके कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो आपका जो कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर रहेगा वही उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी रहेगा। यानी कि देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तरफ मैं क्या हूँ 1 डिग्री, जैसे कि एग्जांपल की बात करूँ CH3Cl, ये क्या मेरा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। 2 डिग्री में क्या हो जाएगा मेरा CH3CHCl और आपका CH3, ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री, क्योंकि देखो मेरा जो हेलोजन है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री से या 3 डिग्री से, उस बेसिस पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं। 3 डिग्री में क्या होगा मेरे पास कार्बन CH3CH3CH3 और आपका क्या है Cl, ठीक है। तो ये क्या आपका 3 डिग्री हैलाइड, और मैं पूछ रहा हूं आपसे इस केस में आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, यानी कौन सा एल्काइल हैलाइड जल्दी रिएक्शन करेगा, कौन सा स्लो रिएक्शन करेगा, ये ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना, आपको ये पता है कि आपको मैकेनिज्म पता है, मैकेनिज्म को क्लियरली पता है कि भाई यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे क्या है ब्रेक होने वाला है, ये बॉन्ड क्या होगा ब्रेक होगा, जैसे क्या बनेगा इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो वही वाली बात है, आपको कार्बोकेटाइन बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग। अब सिंपल बात है, जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल रहेगा उसी में अगर देखा तो रिएक्शन वहां पे ज्यादा होनी चाहिए। अगर लॉजिकली देखा है तो जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा वहीं पर रिएक्शन होनी भी चाहिए, है ना, और यही चीज होती भी है। यानी आपको देखो 3 डिग्री वाला जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है। अगर मैं कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है। और फिर 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री, यानी उसी अकॉर्डिंग क्या होगा आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आएगा। यानी कि ये बेसिकली क्या होता है आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका, एल्काइल हैलाइड का। ये क्या आपका सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखने का है, एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर। ध्यान रखना 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन, इसलिए वो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहती है, और 1 डिग्री वाला सबसे कम स्टेबल है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम रह जाती है। क्योंकि वही वाली बात है, जो स्टेबल होगा वही आसानी से बनेगा। अगर मान लो 1 डिग्री वाला स्टेबल ही नहीं है तो वो भाई इंटरमीडिएट तक पहुंचेगा ही क्यों, वो ये बनाना ही नहीं चाहेगा। पर 3 डिग्री वाला अगर एल्काइल हैलाइड होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो आपके तो भी इंटरमीडिएट तक पहुंचेगा और आगे रिएक्शन करना चाहेगा, ठीक है, ये चीज रहती है। ओके, तो ये आपका दूसरा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा और आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, अगर मैं हेलोजन को अलग अलग रखूं तो, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, एक तरफ मैं दे रहा हूं आपको CH3F, एक तरफ मैं आपको दे रहा हूं CH3Cl, एक तरफ दिया जा रहा है CH3Br और एक तरफ दे रहा है आपको CH3I। यानी मैंने क्या किया, मैंने एल्काइल जो ग्रुप है उसको तो मैंने सेम रखा, लेकिन मैंने हेलोजन को चेंज कर दिया, तब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा। तो सिंपल बात है, जहां पर बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा वहीं पर रिएक्शन इजीली होगी। सिंपल बात है, देखो आपको पता है ये बॉन्ड ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड इजीली मेरा ब्रेक भी हो जाएगा। और हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जब आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो तो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है ना। यानी कि देखा तो आयोडीन के केस में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होने वाली है। तो ऑर्डर क्या होता है, ये क्या आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर मैं हेलोजन को चेंज करता हूं तो ये क्या है मेरा, अगर मेरा एल्काइल ग्रुप अगर सेम है तो ऐसी कंडीशन में ये आपका क्या है रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है अगर मैंने हेलोजन को चेंज करता हूं तो, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्या सभी को, तो 3 पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं। ओके, आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। दूसरा क्या है मेरा रिएक्टिविटी ऑर्डर, अगर आपका एल्काइल ग्रुप अगर अलग अलग हो तो, और रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर आपका हेलोजन ग्रुप अलग अलग हो तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि बेसिकली ये जो ऑर्डर है ना ये पूछा जाता है इसमें। और आपको एग्जाम में बता दूं ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे गए कि आपको अलग अलग टाइप के एल्काइल हैलाइड दे देते हैं और आपसे पूछा जाता है इनके लिए आपको SN1 के लिए क्लियरली बोला जाएगा, SN1 के लिए आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो इसके लिए आपको वही वाली बात है, आपको मेन कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, क्लियर सभी को यहाँ तक का पार्ट। तो ये तो क्या है मेरा SN1 की जो बात होती है वो मेनली ये बात होती है। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड वाले पे जो है मेरा कौन सा SN2। अब SN2 में क्या होता है वो थोड़ा समझ लो। SN2 भी सिंपल है, बस इसमें थोड़ा तरीका जो है थोड़ा सा अलग रहता है। क्या रहता है यहाँ पर ये बात आती है कि मेरे पास जो वही वाली बात है एल्काइल हैलाइड होगा, न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करने वाला है। तो एक तरह का तो दिमाग में ये आता है कि हाँ पहले आपका हेलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए, कार्बोकेटाइन बन जाए, फिर सेकंड स्टेप में क्या हो मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना दे। SN2 क्या बोलता है, SN2 ये बोलता है कि आप ये बॉन्ड ब्रेक करने का वेट मत करो, आप तुरंत की तुरंत हमला कर दो। मतलब क्या होता है यहाँ पर ये होता है कि मेरे पास जैसे कार्बन है, ठीक है, जैसे मैं क्या ले रहा हूँ, मेरे पास CH3
ठीक है। जैसे ये क्या मैंने आपको बना दिया मिथाइल हैलाइड, ठीक है, मैंने क्या बनाया, एक मिथाइल हैलाइड बेसिकली मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि जो आपका है बॉन्ड ब्रेकिंग जितना टाइम देते नहीं है, यहाँ पर क्या होगा कि हम बॉन्ड ब्रेक हो इतना वेट हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारा न्यूक्लियोफाइल तुरंत इस पर अटैक करेगा। यानी वो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो क्या करता है वो बॉन्ड ब्रेक करने का वेट नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो तुरंत आएगा पीछे की तरफ से इसका अटैक करना स्टार्ट करता है, वो आएगा और पीछे से क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। आपके हैलोजन जहां से जुड़ा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन से क्या ये जो है आपका अटैक करना स्टार्ट कर देता तुरंत ही। यानी एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है यहाँ पे, जिसमें मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्टली अटैक करता है पीछे की साइड से, उस साइड से जहां से क्या है मेरा हैलोजन के अपोजिट साइड से, क्योंकि आगे की तरफ तो हैलोजन होगा तो वहां से तो अटैक कर नहीं पाएगा, ये क्या करता है, ये यहाँ पर पीछे की साइड से अटैक करता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपको एक नई स्टेट देखने को मिलती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यानी इस टाइप की स्टेट जिसमें क्या होने वाला है, मेरे पास कार्बन और यहाँ पर देखो उसी टाइम पे क्या जैसे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरफ से तो बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है और जो मेरा हैलोजन की साइड से जो बॉन्ड है वो हल्का हल्का करके ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या होता है कि ऐसी कंडीशन बनती है जैसे कि अगर न्यूक्लियोफाइल तुरंत ही अगर अटैक करता बिना किसी बॉन्ड ब्रेक होने के, इसका वेट नहीं करता कि कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो, इसका बिना वेट किए अगर न्यूक्लियोफाइल तुरंत अटैक कर देता है तो ऐसे में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ने तो बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया, अब उसी के साथ क्या होगा, साइमल्टेनियसली ये होता है कि कार्बन और क्लोरीन इसके बीच का क्या है, बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो चुका होता है। यानी दोनों चीज़ है, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक साथ होता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन आप देख सकते हो, कार्बन पर देखो, कार्बन पर देखें तो टोटल 5 बॉन्ड इस कंडीशन में कार्बन बना रहा है। और ऐसी कंडीशन में ये जो स्टेट बनती है, ठीक है, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं। इसको क्या, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसको इंटरमीडिएट मत करना। इंटरमीडिएट क्या होता है, ऐसा आपका कोई भी कंपाउंड जो प्रॉपर्ली रिएक्शन में बनता है, जिसको अलग करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है, जैसे कार्बोकेटाइन। यहाँ पर क्या है, ये चीज़ जो है ना बहुत कम टाइम के लिए बनती है, तो इसको आप नॉर्मली इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, बस ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि हमें ये भी पता है कि कार्बन 5 बॉन्ड तो एक साथ दिखा नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऐसा रिएक्शन को समझाने के लिए हम ऐसा मानते हैं कि बीच में एक स्टेट बनती है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये बेसिक इस स्टेट के अंदर क्या होगा, कार्बन के पास 5 बॉन्ड एक साथ चुके होते हैं, जिसमें एक बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रहा है एक साथ और एक तरफ बॉन्ड बन भी रहा है, तो दोनों ही चीजें एक साथ हो रही होती है, जिस चीज से टोटल 5 बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, फिर जैसे ही क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या होगा, ये बॉन्ड तो पूरा टूट जाएगा और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड पूरा बन जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, अब देखो अब होगा ये यहाँ पे कि कार्बन ने देखो न्यूक्लियोफाइल ने क्योंकि पीछे से अटैक किया है तो न्यूक्लियोफाइल के पीछे की तरफ आकर के जुड़ जाता है, सिंपल, जिस डायरेक्शन से अटैक किया उसी डायरेक्शन में वो जुड़ जाएगा और साथ में मेरा जो क्लोरीन है वो वैसे आपका अलग हो जाता है। तो ये बेसिकली बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो अगेन मेरा प्रोडक्ट तो बन गया पर यहाँ पर तरीका अलग था। यहाँ पर क्या हुआ, देखो आपने देखा ना, ये जो रिएक्शन हुई ये आपके सिंगल स्टेप में रिएक्शन हुई, यानी देखो ध्यान दो, अगर रिएक्शन की मैं बात करूँ थोड़ी सी, तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुई ये आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, यानी कि 1 स्टेप रिएक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, आपकी जो रिएक्शन है वो एक स्टेप में हो गई, लेकिन आपको पता होगा एसएनएल में कितने स्टेप में हुई थी, एसएनएल में हुई थी वो 2 स्टेप के अंदर हुई थी, तो वो एक अलग टाइप की बात होगी, है ना। यहाँ पर क्या बोला, ये तरीका अलग है, वो वाला तरीका अलग, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर ना तो कोई कार्बोकेटाइन बना ना कोई इंटरमीडिएट बना, पर यहाँ पर ये बोला कि न्यूक्लियोफाइल आएगा वो तुरंत ही अटैक कर देगा अपोजिट डायरेक्शन, पीछे की डायरेक्शन से, क्योंकि आगे की तरफ तो क्लोरीन है ना, हैलोजन आ गया तो आगे से तो अटैक कर नहीं पाएगा, वो कहाँ से अटैक करेगा, जहाँ पर खाली जगह हो। सिंपल बात है। ये कुछ ऐसे बोल लो जैसे कि मान लो आप जा रहे हो किसी को मारने और उस बंदे को मारने अगर जाना है और उसके आसपास लोग खड़े हुए हैं, तो आप किस डायरेक्शन से जाओगे, जहाँ पे लोग पहले से ही खड़े हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई लोग नहीं है, तो आप पीछे की तरफ से अटैक करोगे। सिंपल। अगर देखो आपने अगर बात करें जो आपके जब राजा महाराजा अटैक करते थे एक दूसरे के ऊपर, तो कुछ ऐसे ही करते थे। सिंपल बात है, जहाँ पे सैनिक पहले से बहुत ज्यादा होंगे वहां से तो अटैक कर नहीं पाएंगे। कहाँ से अटैक होगा, जहां से कुछ लोग नहीं है, ठीक है, वहां से अटैक किया जाएगा, है ना। तो वही चीज, पीछे की तरफ देखो कोई नहीं था, तो न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से आके अटैक किया एंड बॉन्ड बनाना शुरू किया, बॉन्ड ब्रेक करना शुरू हो गया, एक साथ ही एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूट गया और ये बॉन्ड पूरी तरीके से बन गया। पर जिस डायरेक्शन से इसने अटैक किया उसी डायरेक्शन से मेरा न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या आपकी SN2 रिएक्शन होती है। ओके, ध्यान देना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है। अब देखो यहाँ पर मैं एक दो बातें और बताऊं तो एक दो बातें और SN2 के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर देखो अगर बात करें तो बीच में मेरा क्या बनता है, यहाँ पर जाना रिएक्शन के बीच में क्या बनता है मेरा, यहाँ पे बनता है ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ क्या बनता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो है वो आपको देखने को मिलती है। पहली बात तो सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर एल्काइल हैलाइड की बात करें तो अगर मैं अलग अलग एल्काइल हैलाइड लूँ
1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। और रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर पूछूं तो क्या होगा, थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि देखो एक कार्बन है जिसपे एक तरफ मैं क्या दे रहा हूँ, हाइड्रोजन दे रहा हूँ और साथ में क्या आपका क्लोरीन। ये कौन सा, ये आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया, सिंपल बात है क्योंकि हाइड्रोजन को तो काउंट थोड़ी करते हो, है ना। एक मैं आपको दे रहा हूँ 2 डिग्री कार्बन, यानी आपसे दे रहा हूँ CH3 और एक तरफ क्लोरीन, और एक तरफ मैं आपको दे रहा हूँ 3 डिग्री कार्बन। और आप ही को बताना है आंसर। देखो एक ही बार में आंसर आ जाएगा बहुत आराम से। देखो अब क्या होने वाला है आपके पास, यहाँ पर क्या मैं आपको अलग अलग टाइप के आपको एल्काइल हैलाइड दे दिए और मैं पूछूं इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब देखो SN2 में देखिए होने वाला क्या है, होने वाला है कि मेरा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है ना। अब न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करना है तो मैंने क्या बोला, उसको खाली जगह चाहिए जहाँ पर भीड़ नहीं हो, कम से कम भीड़ हो, है ना। अब देखो आपको दिख रहा होगा, देखो हाइड्रोजन की बात करेंगे। अब देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तीनों ही केस में। यहाँ पर तो क्या मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है, तीन हाइड्रोजन। और आप जानते हो हाइड्रोजन का जो आकार है वो काफी छोटा होता है। और यहाँ पर देखो 2 डिग्री में क्या मेरा मिथाइल समूह है और ये होता है बड़े आकार का, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2 मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं और यहाँ पर क्या मेरे पास 3 मिथाइल समूह बड़े आकार के जुड़े हुए हैं। और मैं आपसे पूछूं कि ये जो कार्बन है जिस पर अटैक करना है, ये वाला जो कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर पूछो अटैक करने के लिए सबसे आसानी से अटैक कहाँ से कर पाओगे, जहां पर ये बड़े आकार के मिथाइल समूह नहीं होंगे या सबसे कम होंगे, वहां पर सबसे इजीली अटैक कर सकते हैं, है ना। यानी कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो देखो यहाँ पर तो क्या केवल हाइड्रोजन है, इस पर तो अटैक करना बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि कोई बड़े आकार का समूह है ही नहीं जो उसको रोके न्यूक्लियोफाइल को आने से। यहाँ पर देखो मिथाइल समूह अगर होंगे तो वो जगह घेर लेंगे ऑलरेडी, तो मेरे न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर ही नहीं पाएगा नेम। तो यानी अगर देखें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका ये, यानी अगर देखें तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर आपका 3 डिग्री। और आपने देखा ये वाला जो ऑर्डर है ये आपके SN1 की तुलना में जस्ट अपोजिट रहता है। SN में क्या देखा था हमने, 2 डिग्री 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री सबसे कम है। यहाँ पर क्या आता है SN2 में आपका 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री आता है। तो यहाँ पर आपको जस्ट अपोजिट ऑर्डर जो है वो देखने को मिलता है, ओके। पर दोनों का लॉजिक भी अलग है, दोनों का मैकेनिज्म भी अलग है, इसलिए ऑर्डर अलग अलग होना भी लाजमी बात है, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर बात करेंगे हमारे पास, अब देखो अगर मैं बात करूँ आपके RBR, यानी मैं अगर हेलोजन अगर चेंज कर दूं तो ऐसे में क्या होगा, तो देखो बात एक चीज तो तब भी कॉमन ही है क्या, कि ये बॉन्ड तो कहीं ना कहीं टूटना ही पड़ेगा। यानी कि आपका हेलोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो तो टूटना ही है। और वही वाली बात है, बॉन्ड तोड़ने के लिए कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, है ना। कॉन्सेप्ट तो वही है कि भाई आपका बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, यानी एटम का साइज हेलोजन का जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और ऐसे में उस बॉन्ड को तोड़ना ईजी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में अगर मैं कंपेयर करवाऊँ इन सभी में तो बात तो वही आ गई कि भाई आयोडीन का निकलना अभी भी आसान ही है, यानी यहाँ पर कोई चेंज नहीं आता। और यहाँ पर जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है, ये कि अल्काइल आयोडाइड का सबसे इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो बेसिकली क्या है, मेरा सबसे फास्ट रिएक्शन को यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पर आती है, ओके। तो आपने देखा हमने कुछ कंपैरिजन देखी हमने, है ना। तो ये कंपैरिजन जो आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, ओके। अच्छा देखो आप एक दो बात क्योंकि दोनों रिएक्शन अगर आप अभी तक समझ चुके हो अच्छे तरीके से तो कुछ और डिफरेंस और समझो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्या, देखो पहली बात SN1 में अगर पूछा जाए तो आप कंपेयर करा जाए तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि SN1 आपके 2 स्टेप में होती है, SN2 जो होती है आपकी वो सिंगल स्टेप में होती है, ओके। ये वाली बात आप कह सकते हो। SN1 में देखो अगर ध्यान दो तो जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट होती है तो केवल आपके पास एल्काइल हैलाइड होता है, न्यूक्लियोफाइल बाद में आता है ना। आप देखो न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आया, फर्स्ट स्टेप जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो केवल एल्काइल हैलाइड ही आता है। और यानी अगर देखा जाए तो मेरे जो रिएक्शन है वो उसका जो अपना जो स्पीड होगी, रिएक्शन की स्पीड वो केवल एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। यानी देखो जहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कि यहाँ पर जो रेट होती है ना, रेट यानी कि स्पीड, आपके रिएक्शन की स्पीड से होने वाली है, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी अल्काइल हैलाइड पर, क्योंकि उसने स्टार्ट किया, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल तो बाद में आया ना, उसका तो रोल बाद में आने वाला था, लेकिन जिसने स्टार्ट किया वो कौन सा था, केवल अल्काइल हैलाइड। यानी जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, वो आपके अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, उसकी पावर 1 पे। और क्योंकि यहाँ पर देखो अगर देखा जाए इसका ऑर्डर, इस कंडीशन में इसका जो ऑर्डर निकल के आता है वो क्या आता है, वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें केवल एक ही आपके पास रिएक्टेंट हो, ऐसी कंडीशन में आपका ऑर्डर उसका फर्स्ट बोला जाता है, इसलिए SN1 को SN1 कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए क्योंकि रिएक्शन केवल ओनली 1 अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करती है, इसलिए इसकी रेट जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1। SN2 में अगर देखेंगे तो देखो क्या है, SN2 हमने देखा ना कि दोनों ही एक साथ आ गए, यानी अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक ही स्टेप में आ जाते हैं, एक साथ ही एक ही स्टेप होने वाले दोनों एक साथ आ जाते हैं। यानी यहाँ पर जो रेट होती है, जो रिएक्शन की स्पीड है, वो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो दो की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते से बोला जाता है SN2, यानी कि सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके RX पर
और आपके न्यूक्लियोफाइल पे, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, और इसलिए इसका जो ऑर्डर हो जाता है वो आपका सेकंड हो जाता है, और इसलिए इस रिएक्शन को सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। तो वही ना, जो नाम था वो एग्जैक्टली पूरे तरीके से बता रहा है। ध्यान देना बस इतनी सी बात कि SN1 SN2 में ये मत देखना कि SN1 यानी कि एक स्टेप में होती है, SN2 यानी कि 2 स्टेप में होती है, ये एकदम गलत है, बस ये गलती मत करना, बाकी सब कुछ ठीक है। ओके, ध्यान रखना SN2 यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी है, आपके एल्काइल हैलाइड और आपकी न्यूक्लियोफाइल दोनों पर ही, और SN1 यानी कि एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी बनती है रेट की, जो कि आपका कौन सा एल्काइल हैलाइड। तो ये बेसिकली डिफरेंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, SN1 एंड SN2। अब हम बात करेंगे हमारे क्विज पे। अब देखो क्विज करना तो इंपॉर्टेंट है ही, बिना क्वेश्चंस करे तो भाई ना थ्योरी पढ़ना काफी थोड़ी है, क्विज करना भी होते हैं। तो क्विज क्या है मेरे पास, क्विज बहुत ही सिंपल है, क्या कि इन SN2 रिएक्शंस द सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एज फॉलो। यानी जैसे हमने SN1 और SN2 में दोनों देखी थी, है ना, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो SN2 रिएक्शन होती है वो किस तरीके से होती है, लाइक वहाँ पे बॉन्ड बनता भी है, बॉन्ड टूटता भी, दोनों चीजें होती हैं। सिंपल बात है, कोई भी रिएक्शन हो वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग दोनों चीज देखने को मिलती है ना। तो आपको वो ऑर्डर पूछा है किस ऑर्डर में बेसिकली ये चीज होती है, यानी पहले क्या होता है बाद में क्या होता है, बेसिकली ये चीज आपको बतानी है। ओके, सो भाई देखो आराम से क्या लगता है इसका आंसर क्या रहेगा। वही वाली बात, पहले आराम से 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद अपना आंसर देना। डायरेक्टली ऐसे करोगे ना तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। इससे पहले आपने देखो क्या तो देखो हमारे पास, आपको याद होगा SN1 SN2 में हमसे पूछा है SN2 के लिए, तो SN2 वाला बताना, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि मेरे पास देखो एक बार हम चाहे तो देख सकते हैं, हमारे पास ये हुआ था, देखो न्यूक्लियोफाइल आया था और तुरंत के तुरंत जैसे इसने अटैक किया तो दोनों ही चीजें मुझे एक साथ हो रही थी, है ना। SN2 में यही हुआ था ना कि न्यूक्लियोफाइल एक तो बॉन्ड बना रहा है और साथ ही के साथ क्या हो रहा है, वो बॉन्ड भी ब्रेक भी कर रहा है, यानी दोनों ही चीजें बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों ही एक साथ देखने को मिल रही है, ठीक है। ये चीज देखने को मिली थी, यानी कि अगर मैं ऑप्शन देखूँ अपने पास तो मुझे क्या दिया, मुझे दिया गया कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन इज फॉलोड बाय ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑकर साइमल्टेनियसली, या बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस रैंडमली। यानी अगर देखिए हमारे पास आंसर क्या होगा, तो पहला या दूसरा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखो दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ऑकर साइमल्टेनियसली, दोनों ही क्या है एक साथ देखने को मिल रही है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ हुआ। हालांकि देखो अगर मैं बोलूँ आपसे SN1 में कौन सी चीज हो रही है, तो SN1 पहले क्या होता है, SN1 होता है पहले बॉन्ड ब्रेकिंग, फिर होता है बॉन्ड फॉर्मेशन, ये चीज होता है SN1 में। तो देखो ये तो मेरा कहाँ पर हो गया, ये तो मेरा हो गया SN2 की बात करें, लेकिन आपको देखो यहाँ पे SN1 अगर मैं पूछूं तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। SN1 कहाँ पे होता है, पहले बॉन्ड ब्रेक होता है फिर बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी क्या हो रहा है वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन फर्स्ट में देखो यहाँ पर क्या SN1 की बात लिखी हुई है। SN1 में ये चीज होती है कि पहले बॉन्ड ब्रेक होता है फिर आपका बॉन्ड बनता है, ये चीज होती है। और SN2 में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो अगेन दोनों में डिफरेंस एक और आ गया, तो वही ना ये डिफरेंस बेसिकली आपको समझने है थोड़ा सा मैकेनिज्म देख करके, और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो तो आपको है ही, तो ध्यान रखना एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वो ज्यादा से बोर्ड्स में अगर मैं बात करूँ तो आपको 4 पॉइंट जरूर ध्यान रखने हैं। जो 4 पॉइंट्स आपको लिखा चुका वो चारों ही इंपॉर्टेंट है, बस वो 4 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं कि SN1 और SN2 के बीच का डिफरेंस क्या होता है। मैकेनिज्म पूछे जाए एग्जाम में ठीक है, हमें पता है, नहीं पूछ जाए किस्मत और भी बढ़िया, नहीं पूछे बढ़िया, टाइम से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप JEE नीट की तैयारी करते हो वहाँ पे ऑर्डर वाला क्वेश्चन स्पेशली जो मैंने बताया वो जरूर पूछा था कि SN1 या SN2 में एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, और आपको एल्काइल हैलाइड देख करके पहचानना पड़ सकता है कि वो 1 डिग्री था, 2 डिग्री का था, 3 डिग्री था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आपके स्पेशली JEE या नीट में देखा ना तो प्रीवियस ईयर में देखना आराम से, बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। ओके, क्या सभी को, चलिए इसी के साथ बात करेंगे तो हमारा आज का सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ। आगे के जो रिएक्शंस है एलिमिनेशन और जो मेरी मेटल के साथ जो रिएक्शन है वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही करेंगे जिसमें आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ चुके, जहां पे हमने मैकेनिज्म भी पूरे अच्छे तरीके से देख लिया। ओके, सो आई होप आप सभी को मजा आया होगा कि हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया, जो कि रिएक्टिविटी का पार्ट था काफी अच्छे तरीके से, एंड जिसमें हमने स्टार्टिंग में बेसिक भी देखा एंड साथ में थ्योरी भी देखी एंड मैकेनिज्म भी देख लिया। तो काफी सारा पार्ट देखो हमने आज इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया है। सो आई होप आप सभी को मजा आया होगा। तो सभी लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ओके, एंड अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपका क्लियर हो गया होगा आई होप सो। एंड कोई डाउट आए तो मेरे से इंस्टा पे कभी भी पूछ ही सकते हो। एंड होमवर्क सभी लोग करके रखना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।